हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें उस लास्ट वाले टॉपिक पे भी थोड़ी सी चर्चा करनी। क्या था वो टॉपिक जो हमने लास्ट में कंप्लीट किया था? वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं था, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको समझाया था। उसको हमें अच्छी तरीके से समझना है, किस तरीके से क्या था। उससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन बता के फिर हम आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से भी 1 नंबर का भी है और 3 नंबर का भी, बड़े क्वेश्चन में भी आता है और छोटे क्वेश्चन में भी आता है वो। तो हम उसको आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित है वो बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, देखिए क्या था कि क्वेश्चन आप भी नोट करोगे, विद्युत क्षेत्र रेखा से संबंधित है क्वेश्चन हमारा। देखिए बेटा क्या है कि क्या परीक्षण आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश ही गतिमान होगा? क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसका आंसर मैं आपको बड़ी इजीली तरीके से समझा सकता हूं कि हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, एक सीधी सरल रेखा भी होती है और वक्रीय रेखाएं भी होती हैं। और वक्रीय रेखाएं क्यों होती हैं, मैंने आपको समझाया कि हम दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, उनकी विद्युत क्षेत्र एक निकाय बनता है, उनकी विद्युत क्षेत्र रेखा खींचते हैं तो थोड़ा सा ऐसे तरीके से मुड़ जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा वक्र भी होती है, ये मैंने आपको एक विद्युत क्षेत्र रेखा की प्रॉपर्टी में गुण में भी आपको बताया है। ओके बेटा, तो हम ये देखेंगे कि ये वक्रीय रेखा है और एक सीधी सरल रेखा है। सीधी सरल रेखा बिल्कुल हो सकती है, किसमें हो सकती है? एक बिल्कुल आवेश के कारण, अगर बिंदु आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो सीधी सीधी त्रिज्या होती है बाहर की, और एकदम वो सीधी सरल जाती हैं। और एक दूसरी जो हम खींचते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है, उसके लिए भी सीधी सरल रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना। तो मैं बात करता हूं इस बिंदु की, इस वक्रीय रेखा के अलग अलग बिंदुओं की। ये बिंदु माना मैंने, यहां बिंदु माना, यहां बिंदु माना। तो अब जरा देखिए कि अगर कोई परीक्षण आवेश यहां रख दिया जाए तो किधर गतिमान होगा? कि ये मैंने आपको बता रखा है क्या कि किसी भी बिंदु वक्रीय रेखा के किसी एक बिंदु पर हम जो दिशा लेंगे विद्युत क्षेत्र की, वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा तो ये हुई, इसके लिए ये हुई, इसके लिए ये हुई, इसके लिए ये हो जाएगी। तो हर एक बिंदु पर दिशा अलग अलग है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, तो उसकी दिशा जो आवेश परीक्षण आवेश जो रखेंगे हम, उसकी भी दिशा अलग अलग होगी। वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गतिमान नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा तो यूं जा रही है, लेकिन यहां पर इसकी दिशा कैसे होगी? यूं होगी, इस बिंदु पर ऐसे होगी। अगर वो वक्रीय रेखा है तो नहीं। हाँ, शुरुआत में जरूर चल सकता है। ठीक है, शुरुआत में अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से धनावेश, तो वो शुरुआत में जरूर चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वक्रीय रेखा पर? क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा दी जाएगी वो स्पर्श रेखा के अनुदिश जाएगी, और वो उन सभी की दिशा होगी अलग अलग। बात ये थी। लेकिन बात इसकी है कि हाँ, इसके अगर विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर रेखा लेते हैं, अगर यहां रख दिया जाए तो इस पे जरूर चलेगा। हाँ, यहां रख दिया जाए तो इस पे चलेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ कि हाँ, परीक्षण आवेश यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा। ठीक है, या फिर शुरू में चलेगा, लेकिन वक्रीय रेखा के लिए ये सही नहीं है। तो शुरुआत में चलेगा, या फिर सब विद्युत क्षेत्र एक समान है तो उन समांतर बल रेखाओं के तब अनुदिश चल सकता है, और वक्र रेखा में नहीं चल सकता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका बेटा? आंसर ये रहा इसका, परीक्षण आवेश वक्रीय रेखा, वक्रीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश
नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वक्रीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होती है, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश रेखा के अनुदिश चलेगा, क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा। ये इसको शॉर्ट में एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि बिंदु आवेश शुरुआत में या एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्रीय रेखा होती चली जाएगी फिर अनुदिश नहीं चलेगा, क्योंकि उसके वक्रीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश दी जाती है। तो इसका आंसर ये आप नोट कर लोगे। अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में भी, यानी कि एक छोटे क्वेश्चन में भी और एक बड़े क्वेश्चन 3 नंबर में भी, या इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल भी आते हैं, और वो कैसे आएंगे हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, है ना। चलो एक साथ लिख देता हूं और इसी में हम आगे जोड़ेंगे टॉपिक में एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, खाली विद्युत द्विध्रुव को हम कैसे समझेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे समझेंगे। देखिए, विद्युत जो शब्द है वो विद्युत की से संबंधित है, इलेक्ट्रिक से संबंधित है, चार्ज आवेश से संबंधित है। द्विव का मतलब दो से है और ध्रुव का मतलब ध्रुवता से है। कि जैसे ध्रुवता हमने कहा अपने चुंबक में पढ़ते हैं, एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव होता है और एक साउथ ध्रुव होता है। सेम यहाँ पर हम आवेश की ध्रुवता भी दो प्रकार से निरूपित करते हैं, पहली ध्रुवता धन और दूसरी ध्रुवता ऋण। धन ध्रुवता और ऋण ध्रुवता, इसलिए यहाँ पर नाम क्या हो गया, द्विध्रुव। तो आपको साफ समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा बेटा, कि द्विध्रुव का मतलब कितने आवेश लेने वाले हैं अपन, दो आवेश लेने वाले हैं। ध्रुवता का मतलब, द्विध्रुव का मतलब दो आवेश, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ध्रुवता कितने प्रकार की होती है, दो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, आप शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो कंफ्यूजन कई बार क्या रहता है कि सर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या कोई अंतर होता है, वो आज क्लियर होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा लिटिल सा अंतर है, हालांकि हम जब बोर्ड में करेंगे ना तो पूरी पर डेफिनेशन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे आज हम समझाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव को समझेंगे कैसे हम, कि दो आवेश जिनके परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण समान और, ध्यान से सुनना, दो जिनके परिमाण समान और इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत, एक प्लस तो दूसरा माइनस, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो उस पूरे निकाय को हम क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो ये तो बात हुई विद्युत द्विध्रुव की। बट यार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि हम विद्युत द्विध्रुव को, व्यवहार को कैसे समझेंगे, ठीक है ना। विद्युतीय व्यवहार क्या है इसका, इलेक्ट्रिक बिहेवियर क्या है इसका, ठीक है ना। हम किस तरीके से कहां देखते हैं इसका व्यवहार, किस तरीके से यूज करेंगे, तो उस चीज को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो हम इसको लिखते हैं किस तरीके से, दोनों को समझेंगे बड़े आसान तरीके से। और ये कहां होता है कि हम जहां कुछ अणुओं में भी देखेंगे और कुछ
ऐसे परमाणु होंगे और उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन किस तरीके से देखिए, लेकिन कंडीशन इसके लिए क्या है कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे लिखेंगे, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण तो हो समान, ठीक है, और प्रकृति क्या हो विपरीत, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वो निकाय मैं आपको बता दूं कहां कहां होता है, ये भी बताऊंगा, कौन कौन से अणु का आपका विद्युत द्विध्रुव है, कौन कौन से का नहीं है। एक माइनस क्यू का, तो दूसरा किसका होने वाला है, प्लस क्यू का। परिमाण दोनों का समान है, इसका भी क्यू है और इसका भी क्यू है, लेकिन इसकी प्रकृति माइनस की है और इसकी प्रकृति कैसी है, प्लस। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। अल्प दूरी की बात करी जाए तो इनके दोनों के बीच की दूरी हम कितनी मान लें, 2l। आपकी इच्छा है 2l की जगह l ले सकते हैं, x ले सकते हैं, a ले सकते हैं, क्यों लेते हैं 2l ही, कहीं कहीं 2a भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी जगह। लेकिन ये देखिए इसका कारण क्या लेने का कि हम 12 यूं लेते हैं कि इसका अगर हम मध्य बिंदु देखते हैं ना, तो मध्य बिंदु को करने पे इसकी दूरी आधी आधी इजीली बढ़ जाएगी, ये l हो जाएगी और ये l हो जाएगी, इसलिए मानते हैं। बाकी आज एज यू विश आप कैसे भी ले सकते हैं। तो ये पूरा जो निकाय ना हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। लेकिन इसके विद्युत व्यवहार को कैसे निकले हम हैं, किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो विद्युतीय व्यवहार क्या है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको जरा ध्यान से सुनना, कि किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकली हो गया, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसका व्यवहार हम देखते हैं। विद्युत व्यवहार अप्लाइड कहां करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, तो किस तरीके से देखिए बेटा, ये पूरा लिखना है आपको बोर्ड में। क्या लिखेंगे, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरा। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस तरीके से लेंगे, देखिए बेटा किस तरीके से लेते हैं, क्या आधार पर लेते हैं कि हम अगर हम माइनस से प्लस की ओर दिशा क्यों लेते हैं, तो हम देखते हैं किसी भी चालक में या किसी भी एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिमान हो सकता है, प्रोटॉन तो गतिमान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है और उसको नाभिक से निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इजीली गतिमान हो सकते हैं। चालक है तो इजीली गतिमान है। तो जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से, यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन किधर गतिमान होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम लेके चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणावेश, और ये भी एक ऋणावेश है तो ये प्रतिकर्षण के कारण किधर चलाएगा, इधर। ये प्लस है तो उसको आकर्षण करेगा, तो दिशा ये हो गई। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे निरूपित करते हैं, P से। इसे P से
निरूपित करते हैं। ये आपको बोर्ड क्लास में कंप्लीट लिखना है इतना। ये है आपका पी वेक्टर, डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। ओके, यह कैसी राशि है बेटा? यह एक अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। अब इसको हम सूत्र रूप में कैसे लिखें? एक आवेश का किसी का परिमाण यानी कि निरूपित कैसे करेंगे? P से। किसी एक आवेश का परिमाण Q इनटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L, तो ये 2L होगी। दूरी बहुत अल्प होती है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू 2 को आगे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 2QL। सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि राशि सदिश है, दिशा किधर से किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर। तो देखो क्या हो जाएगा? P वेक्टर इज इक्वल टू 2 Q के ऊपर तो लगा नहीं सकते क्योंकि Q आवेश कैसी है? अदिश राशि। L वेक्टर विस्थापन जरूर हो सकता है तो ये लगा सकते हैं। ये इसका सदिश रूप हो गया। ओके, ये चीज आप नोट कर लो। मैं इसको रब करता हूं, वीडियो को पुश करके आप उतार लिया करो। ठीक है बेटा, दिशा किधर से किधर होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से, माइनस वाले आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। ये चीज हो गई। ठीक है, अब हम इसका मात्रक और विमा निकालते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक और विमा क्या होगी? सूत्र की सहायता से निकालेंगे। बड़ा इजी है, चूंकि P इज इक्वल टू क्या है? 2Q इंटू L। L दूरी होगी, Q आवेश हो गया, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा बेटा? Q आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। कूलाम को किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल C को, C से। L दूरी, दूरी का मतलब मात्रक है मीटर, तो मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर हो गया। ओके, विमा क्या हो जाएगी? डायमेंशन क्या हो जाएगी? आवेश की डायमेंशन इंटू दूरी की आवेश की डायमेंशन, आवेश की विमा क्या हो जाएगी? A1T1। और दूरी की विमा कितनी होगी? एक बार तो L1, तो आपको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है M0 L1 T1 A1, ये भी लिखा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैन क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से पूछा जाएगा। अभी मैंने ये डायग्राम क्यों नहीं मिटाया? डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपको नोट करवाऊंगा बहुत सारी चीजें, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत जरूरी है। पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, डायग्राम आपको ये बनाना ही था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, इसकी विमा भी कंप्लीट हुई। विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करते हैं? क्या दोनों में डिफरेंस है? वैसे तो मोस्टली एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस का हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव तो हमने सादा रूप से कह दिया कि दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण समान, प्रकृति विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो ये पूरा निकाय विद्युत द्विध्रुव हो गया, दो आवेशों का निकाय। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय व्यवहार क्या है, सूत्र क्या है, किस तरीके से हम समझेंगे, उसको हम क्या कह देते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये मैंने डायग्राम क्यों नहीं मिटाया, जरा हम ध्यान से समझेंगे। तो ये चीज आप नोट करके लिखोगे, ये एक नंबर में पूछ ली जाती है, किस तरीके से क्या है कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, एक्सिस, वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या, कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? द्विध्रुव की अक्ष। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? समझने के लिए है, ये नोट करके लिखना है आपको, नोट। और नोट नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, या क्या कह सकते हैं? इसकी अक्षीय रेखा कह सकते हैं, अक्षीय रेखा कहते हैं।
ओके, ये इस तरीके से आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सेकंड क्या है, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है बेटा, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। केंद्र क्या होगा, केंद्र का मतलब आप वैसे भी जानते हो कि मध्य में लिया जाता है, कि अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं, और अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के, और इसको किससे निरूपित करते थे, ओ से, अक्ष के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम, केंद्र कहते हैं। किसका केंद्र, विद्युत द्विध्रुव का, और इसको किससे निरूपित करते हैं, ओ से। तो ये चीज आपको नोट करानी थी मुझे, ठीक है बेटा, ये चीज आप नोट कर लो। फिर मैं आगे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, बड़ा जो डेरिवेशन आता है वो कराऊंगा, लेकिन कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं कराऊंगा नोट नंबर 3 में। ये आप नोट करो पहले बेटा। अब बात आती है कि यार ऐसे कौन से जो अणु हैं कि विद्युत द्विध्रुव जिनका आघूर्ण होता है, ठीक है, नोट नंबर 3। अब सबसे पहले बात, जैसे मतलब पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर आपको लिखवाऊंगा किस तरीके से। देखिए बेटा, कि कुछ ऐसे अणु हैं जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिनका परमानेंट स्थायी आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे जल का अणु होता है H2O, उसका होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका अणु होता है। क्या, जरा ध्यान से सुनिए, हमारी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है वो जरा ध्यान में रखनी है। कैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करूं, एग्जाम्पल है, देखो पहले मैं इसको कैसे लिखवाने वाला हूं, जरा वो नोट करेंगे आप, कि जिन अणुओं का स्थायी क्यों बोला गया, कि अपने आप खुद में बिना किसी की सहायता से, ठीक है, स्थायी आघूर्ण बोल सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। तो उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत अल्प होती है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इस पर चार्ज कैसा होता है, प्लस का, इस पर कैसा होता है, माइनस का, लेकिन कुल आवेश कितना होता है, 0। ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना है, 0, क्योंकि जितना एक चार्ज पर पॉजिटिव होता है दूसरा कितना होता है, नेगेटिव, तो दोनों का सम कितना हो गया, 0। तो कुल अभी भी इसका कितना है, 0। और वैसे भी जानते हो पूरी प्रकृति में, चाहे एक हम अणु की बात करें, अतिरिक्त आवेश ना ले रहे ना दे रहे, जब उस कंडीशन में एक परमाणु की बात करूं तो वो भी विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों के कारण जितना धनावेश, इलेक्ट्रॉनों के कारण उतना ऋणावेश, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। एक अणु की बात करें, जब अणु संतुलित होता है तो जितना उसमें धनावेश होता है उसमें उतना ऋणावेश होता है। तो किसी का तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, किसी का एक संपाती हो जाता है, वो मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा किस तरीके से। NaCl, इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ होती है, और वो दूरी होती है एंगस्ट्रॉम की रेंज में। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दूरी अल्प होगी ना, सेंटीमीटर से तो बहुत छोटी है, सेंटीमीटर से कितनी छोटी है, 10⁸ गुनी छोटी है, कम है। ठीक है। H2O की संरचना कैसे होती है, H, ये अपना अष्टकम, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन का ये यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉन इसको त्यागता है, तो इस पे कैसा पॉजिटिव, इस पे कैसा पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेता है और इससे लेता है, तो -2। अब ये माइनस ये हो गया और प्लस प्लस, इन दोनों का केंद्र कहाँ बैठेगा, मध्य बिंदु में। ये +2 हो गया इन दोनों का केंद्र, और ये -2 हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। तो ये दूरी कुछ ना कुछ है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है।
और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जिसका होता है ना वो डिजोल्व करने में, घोलने में बहुत ही सहायक होता है। जैसे हम जल में कोई चीज डालते हैं तो घुलती क्या है, जो पदार्थ डाले वो भी अणुओं से मिलकर बना है, उसमें भी धनावेश है और उसमें ऋणावेश भी है। तो देखिए जैसे उसमें घोलेंगे तो धनावेश किसकी ओर जाएगा, ऋणावेश की ओर, ऋणावेश किसके जाएगा, धनावेश की ओर, तो वो एक दूसरे की ओर जाते तो उसमें आसानी से घुल जाता है। द्विध्रुव ही कारण है उसका घोलने का। अच्छा विलायक क्यों माना जाता है जल को, क्योंकि इसका खुद का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ज्यादा होता है सामान्य और अणुओं की तुलना में। ओके बेटा, तो ये देखिए जरा ध्यान से, ठीक। फोर्थ नोट आपको लिखना है कि जिन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है या स्थायी नहीं होता, या जिनके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, केंद्र संपाती होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु। उन्हें अध्रुवीय अणु कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मैं निकाल के बताऊंगा अभी। एक चीज ध्यान से ना, जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं। कैसे, एक परमाणु की बात करें तो हम कि जैसे एक परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ये अलग में होगा। तो सब ये जितने भी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं इनका केंद्र कहाँ होता है, नाभिक। तो इनका ऋणावेश का भी, इलेक्ट्रॉन का केंद्र कहाँ हुआ, यही हो। धनावेश ऑलरेडी नाभिक में है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, शून्य। जब दोनों के बीच की दूरी शून्य होगी तो सूत्र लगाना 2q × L, और L क्या है, 0, तो सब कुछ क्या हो गया, 0। तो इस आधार पर 0 होता है। CO2 का किस आधार पर होगा, मैं उसको समझाता हूं, जरा देखिए कि ये इसकी संरचना बनती है बेटा CO और O। डबल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 4 होती है, प्लस की मानी जाती है। और ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएगा, ये +2 +4 होती है, तो +2 मैंने अलग लिख दिया, इसका माइनस और ये इसका माइनस। तो देखिए अब इनको 2 में अलग अलग बांट लिया, ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का, और ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का। तो अब इसमें क्या होगा, इसके विद्युत द्विध्रुव की दिशा देखिए माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसके कारण जो बनेगा वो इधर बनेगा और इसके कारण जो बनेगा वो इधर बनेगा, एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत हो गया। राशि कैसी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, दिशा क्या हो गई, विपरीत। परिमाण क्या होगा, समान, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान और ये दूरी भी समान, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त, कैंसिल कर देंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, शून्य। तो ये कैसा अणु है, CO2 अध्रुवीय अणु हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए बेटा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, आप नोट करोगे, मैं लिखूंगा नहीं, लिख देता हूं, चलो आपको आंसर अभी देना है। कौन सा क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का या विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। मैंने भी पीछे बताया है और आप मुझे बताओगे इसका आंसर देखिए खुद, तो यह नोट कर लो। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इससे रिलेटेड। देखिए कैसे बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम, यह पूछा जाता है 3 नंबर में। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना।
आपके उसमें कितने आवेश हैं? दो। दोनों के कारण देखिए निकालना किस किस कंडीशन में, शर्त दे के पूछा जाता है। पहला काम निकालेंगे, पहला पॉइंट है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु मानेंगे हम, स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो हेडिंग नोट करो, किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम। देखिए बेटा बहुत इजी है। सबसे पहले इसको डायग्राम से समझेंगे। यहां पे एक चीज देखेंगे कि सिंगल आवेश नहीं है, सिंगल आवेश नहीं है, द्विध्रुव के कारण निकालना। और कितने आवेश होते हैं? दो, एक प्लस का और एक माइनस का। तो पहले तो ये समझेंगे कि यार अक्षीय रेखा कहां है। अभी मैंने बताया कि देखिए ये दो बिंदु आवेश होते हैं, ये माइनस क्यू माना हमने, और दूसरा बिंदु आवेश है ये प्लस क्यू माना। इन दोनों के बीच की दूरी अभी अभी मैंने बताई है, और वो कितनी होती है बेटा? 2l होती है। और अक्षीय रेखा कौन सी है? ये अक्षीय रेखा इसी को बोलते हैं। और इस पर कहीं स्थित, कहां? इधर मान सकते हैं, चाहे इधर मान सकते हैं, डॉट डॉट कहीं भी मान सकते हैं। और इनका मध्य बिंदु कहां होगा? ये O। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? l। अभी पीछे मैंने जस्ट बताया ये केंद्र, ठीक है ना, ये केंद्र हो गया। और इस बिंदु को मैंने A मान लिया, जहां पर माइनस क्यू आवेश, और यहां पर कितना मान लिया बेटा? ये पॉइंट मान लिया B। अब मैंने अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा तो ये हुई, उस पर ये बिंदु क्या माना है मैंने? यहां P। इस पर मुझे क्या ज्ञात करना है? इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मुझे देखना है कि ये क्या चाहिए, सूत्र क्या है, जरा ध्यान से देखना, KQ/R²। तो दोनों बिंदु आवेशों से दूरी चाहिए। ये दूरी मुझे पता नहीं है और ये दूरी भी पता नहीं है, बट ये मुझे पता है। तो मैं क्या मानूंगा? इसके केंद्र से ये दूरी कितनी मान ली इस बिंदु की? स्मॉल r। x भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंप्लीट दूरी कितनी है? r। और ये दूरी कितनी है? l। मुझे निकालनी है ये, तो कंप्लीट में से l घटा दूं तो ये कितनी होगी? r-l। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहां तक r है, और ये कितनी होगी? l। तो ये कंप्लीट कितनी होगी बेटा? r+l। तो माइनस क्यू से भी इस बिंदु आवेश की दूरी मुझे मिल गई, कितनी है, क्या है। अब बात आती है कि इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें, उसकी दिशा क्या होगी। बहुत इजी है। माइनस क्यू के कारण कितना माना मैंने? E1, और माइनस के कारण है तो दिशा किधर होने वाली है? इस दिशा में। ये हो गया आपका E1, ठीक है बेटा। तो E1 के कारण दिशा होगी इस साइड में, माइनस के कारण, क्योंकि माइनस की ओर होती है। और ये क्या है? प्लस क्यू है, तो प्लस के कारण किधर होगी? दूर की ओर। प्लस क्यू के कारण कितना माना मैंने? E2। तो इसकी दिशा किधर होगी? इस डायरेक्शन में। ये चीज आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये दूरी चाहिए, मुझे मिल गई r-l। ये दूरी चाहिए r, इस सूत्र के अनुसार ये r+l हो जाएगी। अब मैं इजीली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। सारा डायग्राम समझ में आ गया, दोबारा देख लेना। दोनों के बीच की दूरी 2l लेते हैं, ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये l हो गई, ये भी l हो जाएगी। इस माइनस क्यू के कारण मैंने कहा क्या माना? इस बिंदु पर E1 माना। इसकी दिशा क्या होगी? माइनस की ओर हो गई, तो ये माइनस की ओर हो गई, प्लस के कारण दूर होगी, तो E2 इधर होगी। E1 और E2 क्या है? एक दूसरे के विपरीत। बड़ा इजीली ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसके बारे में क्या लिखना है? चित्रानुसार अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बड़ा इजी, सूत्र निकालिए। माइनस क्यू के कारण कितना माना है बेटा मैंने? E1 माना है, ओके। E1 हो गया, तो बड़ा इजी कितना आएगा? माइनस आवेश है, तो ये कितना हो गया? -KQ/R²। R की जगह कितना आने वाला है? डिस्टेंस r+l, और उसका क्या होने वाला है? स्क्वायर।
कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, प्लस क्यू के कारण कितना माना है E2 कितना हो गया प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये वाली R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये E1 भी मिल गया मुझे, E2 भी मिल गया। फटाफट से इसको नोट करेंगे, आगे हम ड्राइव करते हैं आगे। अब तो बस मुझे कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, देखिए जरा ध्यान से, E बराबर दोनों को क्या कर देंगे सम इजीली, E1 प्लस E2, E1 और E2 की वैल्यू रखिए, या E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बहुत इजी हो गया। अब आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए जरा ध्यान से, के क्यू दोनों में से बेटा कॉमन हो गया, बहुत इजी। क्या बचा माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो के क्यू माइनस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे या इसको मल्टीपल करिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए मैं प्लस का आगे लिखे दे रहा हूं एक बार और माइनस का पीछे लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट के क्यू, फिर ये गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर या आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर लीजिए माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसके और नीचे इसकी हो जाएगी, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये नोट कर लो। देखिए इसको ओपन करिए, ये डायग्राम में मिटा रहा हूं, बाद में समझा दूंगा हालांकि। अब नोट करेंगे इसको, देखो किस तरीके से। होल स्क्वायर कर लो, ये E इक्वल टू कितना आ गया, होल के क्यू अपना बाहर है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR। ये माइनस लगा हुआ है तो देखो ये माइनस आर स्क्वायर और ये माइनस एल स्क्वायर और ये यहाँ पर बाहर माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2LR बटे, इसका भी इस तरीके से करिए। इसकी जो मल्टीपल करोगे वो किस तरीके से करोगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR इंटू ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR। हालांकि शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या E इज इक्वल टू कितना हो गया के क्यू, देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये दोनों प्लस के जुड़ गए तो ये क्या हो गया 4L इंटू आर। ओके, नीचे सॉल्व करना है अपने को, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी मल्टीपल इसमें तो r की घात 4, ओके, इसकी मल्टीपल इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, इसकी मल्टीपल इसमें तो कितना हो जाएगा प्लस 2L या आर की क्यूब और इसके साथ में L, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, इसका इसके साथ में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एल की घात 4, इसका इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2L स्क्वायर आर। ये और बचा माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का ये हो जाएगा 2L आर की क्यूब, इसका जब इसके साथ करा इसके साथ माइनस का होगा कितना हो जाएगा माइनस 2L की क्यूब इंटू आर, 2L की क्यूब इंटू आर, और प्लस क्या बचा, सॉरी माइनस ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4L स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये बचा इसके साथ में बटे में। तो देखिए क्या बचा क्या घटा, देखिए जरा ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का है, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है।
और ये आपने माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के, देखिए ये 2L की क्यू आर किससे कैंसिल होने वाला है, यहां से। कहीं हमारे मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम हुई, देखिए 2L की क्यू आर ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और हमारा ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हुआ। अब ये देखना, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कौन से, ये दोनों प्लस के, तो प्लस के 12 और ये माइनस के 4 है, तो ये माइनस के 2 बचेंगे तो कितना हो गया, या E इज इक्वल टू के क्यू 4L इंटू आर बटे आर की घात 4 और प्लस L की घात 4 मैंने एक साथ लिखा। ये 2 प्लस के हो गए थे और ये 4 माइनस के, तो माइनस के 2 बचेंगे, क्या होगा -2L स्क्वायर और आर स्क्वायर। बहुत इजी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो बेटा, या E इज इक्वल टू, देखिए K अलग हो गया, L अलग हो गया, R अलग हो गया, तो ये कितना बचा 4QL। ओके, नीचे क्या आया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बड़ा इजीली यही बैठेगा, ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर का और स्क्वायर करेंगे आर की घात 4 है, ये एल की घात 4 माइनस दोनों की गुणा का 2 गुना, ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 2KR, ये क्या हो जाएगा 2QL। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2QL किसके बराबर है, हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो बड़ा इजीली हो गया, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम नोट कर लेंगे, आगे बताता हूं मैं, इसको नोट कीजिए जरा, या आप मैथमेटिकली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या हुआ, या E इज इक्वल टू 2K, ये P के बराबर हो जाएगा, 2KR इंटू क्या हो गया P क्या है, चूंकि P इज इक्वल टू क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इज इक्वल टू 2QL। नीचे अपना क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्या कि L क्या है और R क्या है। देखिए ये माइनस क्यू था, अभी समझा रहा हूं मैं, ये प्लस क्यू था, दोनों के बीच की दूरी L थी और ये मध्य बिंदु से दूरी L थी, ये रफली समझा रहा हूं, और ये डिस्टेंस हमने जहां बिंदु P माना था वो कितनी मानी थी, R। तो R का जो मान है ना वो L से बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, मैंने कहा कि वो कुछ 5 सेंटीमीटर पे दूरी, 5 सेंटीमीटर पे ज्ञात कीजिए, और ये होता है एंगस्ट्रॉम L, तो एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर से तो बहुत छोटा होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, चूंकि R की जो वैल्यू है ना वो बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, L से, तो उस कंडीशन में हम L स्क्वायर को लगभग नगण्य के बराबर या 0 के टेंस टू कर देंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, तो देखिए जरा, इसको हम 0 मान लेंगे, तो क्या बचा बेटा, या E इज इक्वल टू 2KPR बटे R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, या E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2KP इंटू R, और ये R की घात क्या बचेगा 4, ये तो 0 हो गया, R की घात 4, या E इज इक्वल टू कितना हो गया, ये R से एक पावर कैंसिल होगी, तो 2KP अपॉन R की क्यूब, प्लस का आया, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, तो ये हो जाएगा 2KP वेक्टर अपॉन R की क्यूब। ये चीज है बेटा, ये चीज आप नोट कर लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे हम कहाँ निकालते हैं वो कल बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो इसको ध्यान से देखना।